दिनों के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के अलावा की द्विपक्षीय बैठकें। सम्मेलन के बाद ब्राजील का राजकीय दौरा। इलेक्शन कमीशन की मंशा पर सवाल। बिहार में सियासी भूचाल। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। समय और दस्तावेजों का दिया हवाला। निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी घमासान। भाषा विवाद को लेकर दिया था बयान। तमाम राजनेताओं ने जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। भाषा विवाद पर संघ ने रखा अपना पक्ष। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर का बयान। बोले संघ के लिए सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा। बिहार के पूर्णिया से अंधविश्वास का एक और उदाहरण। डायन के नाम पर 5 लोगों की हत्या। एक ही परिवार के थे 5 लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के ब्राजील दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन से इतर उन्होंने कई अहम द्विपक्षीय बैठकों में भी भाग लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब ब्रासीलिया जाएंगे, जहां उन्हें राजकीय अतिथि का सम्मान दिया जाएगा। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि ये 57 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्राजील का पहला राजकीय दौरा है। भाटिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिनमें अक्षय ऊर्जा, आतंकवाद से निपटना, कृषि में अनुसंधान सहयोग के साथ ही गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान के समझौते शामिल हैं। After visit of Prime Minister Modi to Brasilia at the invitation of President Lula on 8th of July. As a matter of fact, tomorrow, 7th of July, Prime Minister arrives Brasilia and he'll be treated as a state guest. It's after 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counter-terrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. और बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर सियासी पारा हाई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से ही विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल दस्तावेजों और समय का हवाला देकर विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो आइए सुनते हैं वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। और मजाक बना दिया चुनाव आयोग। कभी विज्ञापन निकालते हैं, फिर दूसरे दिन उसी विज्ञापन के खिलाफ खुद ही स्टेटमेंट दे देते हैं। ये चुनाव आयोग तो मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ हवा भी है, होश भी है कि कर क्या रहे हैं, कि ऐसे करना चाहिए। हम बार बार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आप 25-30 दिन में ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, जब पिछली बार ये कार्रवाई 1 साल लगा था इसमें। नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका जिस तरह संदिग्ध देखी जा रही थी बिहार चुनाव में, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी, तो लोकतंत्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आरजेडी गई और 9 तारीख को पूरे बिहार का चक्का जाम होगा। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट के अधिकार को, अकलितों के वोट के अधिकार से उनको वंचित करने की मंशा रखती है चुनाव आयोग। ये नहीं हो सकता। जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था
कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बात करके होंगे। किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली? आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे, वहां अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर, मगर वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं। और ये बीते दिनों महाराष्ट्र में हुए भाषा विवाद और ठाकरे ब्रदर्स के बयान के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है और इसी कड़ी में निशिकांत दुबे का सामने आया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राज और उद्धव ठाकरे यूपी बिहार जाते हैं तो पटक पटक कर मारे जाएंगे, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। निशिकांत दुबे के इस विवादित बयान पर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। फर्जी डिग्री गैंग वाला निशिकांत दुबे, सुना है वो कॉलेज की जमीन भी कुछ उसने चुराई है, जो मोदी जी के दरबार का खुशमस्करा है, जो राजा को खुश करने के लिए किसी के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहना है? और वो मराठी लोगों को पटकने की बात करता है। ताकत है क्या तुझ में देवेंद्र फडणवीस को उठा के पटकने की? हिला भी नहीं पाएगा, इतना वजन है उनका। नितिन गडकरी जी को तो तू पास में भी नहीं जा पाएगा, इतना वजन है उनका, उठा ही नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, पटकने की बात करता है। देखो देवेंद्र जी क्या कह रहा है, ये आपको उठा के पटकने की बात कर रहा है। ये बेवकूफ़ इंसान है। ये विवाद भाषा का नहीं है, ये विवाद बाल मानस शास्त्र के अनुसार, शिक्षाविदों के अनुसार पहली से चौथी कक्षा में मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषा, दो भाषा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका है। देखिए, मराठी भाषा महाराष्ट्र में कंपलसरी है, उसका अभिमान, स्वाभिमान हर एक ने रखना चाहिए। आज जो मराठी भाषी कहीं का भी आता है, वहाँ जो भी स्टेट में जाएगा वहाँ की भाषा उसने सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में आता है तो उसने मराठी भाषा सीखना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। ये सभी की राय है और मुझे लगता है इसको कोई अपोज नहीं करता।
बात रही हिंदी की, हिंदी के बारे में हमने भी कहा है कि हिंदी ये अच्छी भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले तुम बोलो, भले तुम व्यवहार में वो चलती भी है, लेकिन कंपलसरी मत करो, ये इतना कहना था। उसके ऊपर इतना बवाल उठाने की, किसी के ऊपर गाली देने की, किसी को कुछ बोलने की, ये खासदारों को कुछ उचित नहीं लगता मुझे। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। देखिए, भारतीय सेना के शौर्य पर कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है। प्रधानमंत्री आते हैं, बदलते हैं, जाते हैं, लेकिन इंदिरा जी के समय भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी करारा जवाब मिला, और अब वर्तमान में जो संघर्ष हुआ है उसमें भी पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी। भाषा को लेकर चल रहे विवाद के सवाल पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का बयान सामने आया है। उन्होंने भाषा विवाद को लेकर संघ का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि संघ की बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा हैं और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं और प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए। ये आग्रह सबका लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बात पहले से स्थापित है। इसके अलावा बीजेपी नेता का भी यही कहना है कि उन्हें भाषा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हमारे लिए रीजनल लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है और नेशनल लैंग्वेज जबान जो है वो हिंदी भारत की जबान है और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम रीजनल लैंग्वेज को भी उनकी प्रमोशन के लिए उनको इज्जत, उनको मान्यता देते हैं और नेशनल लैंग्वेज को भी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे लैंग्वेज को लेकर विभाजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या उसको लेकर कहीं पे फोकस था? ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, ये आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। बिहार और झारखंड के आदिवासी इलाकों में डायन बिसाही के नाम पर हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बिहार के पूर्णिया जिले से सामने आया है, जहां सोमवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजीगंज पंचायत के टेटगामा वार्ड 10 में एक ही परिवार के 5 लोगों को डायन का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया गया। बता दें, इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी गई है। वहीं एकमात्र बच्चे बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई। ये घटना बिहार और झारखंड में अंधविश्वास से प्रेरित हिंसा की गंभीर समस्या को फिर से उजागर करती है। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा, माथा कान फाड़ फोड़ के बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में धार दिया। क्या नाम था बेटी का? सीता दीदी। कौन लोग मारा? वही बस्ती का। आज सुबह 5 बजे के आसपास सोनू कुमार, जिनकी उम्र 16 बरस होंगे, जिनके परिवार के साथ यह घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झाड़ फूक के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे, इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। अनुसंधान करने के क्रम में जब हम लोग गाँव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो राजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमार जो है। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। क्या लग रहा है सर पूरा? इसमें एसपी महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपीओ तो थे ही, हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंचे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।